नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 21 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप हम स्लाइड्स में भी देख रहे होंगे, तो हमारे 4 आर्टिकल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हमारा उनमें से स्कीम के बारे में, दूसरा आर्टिकल हमारा अल्ट्राथिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म के बारे में, तीसरा आर्टिकल भारत गौरव स्कीम और चौथा आर्टिकल हमारा पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल उनमें से स्कीम के बारे में देखिए क्या हुआ अभी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकेडमी ने क्या किया है कि उनमें को ऑर्गेनाइज किया है। ये क्या है, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि शिमला में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, इसको किसके तहत मनाया जा रहा है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और किसकी सपोर्ट से? डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की सपोर्ट से हिमाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे राइटर, पोएट्स, ट्रांसलेटर, क्रिटिक्स और बहुत सारी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ आएँगी। लगभग 15 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि इसमें 60 लैंग्वेजेज़ का समागम रहेगा। 64 इवेंट इसमें मतलब कंडक्ट की जाएगी। जो उन्वेषा है, ये बताया जाता है कि लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है कंट्री में। ठीक है, ये आप देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आपका साहित्य अकेडमी इसको मिलके क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल, ओह सॉरी, ये अब थोड़ा सा हम साहित्य अकेडमी के बारे में जान रहे हैं। साहित्य अकेडमी का क्या है कि साहित्य अकेडमी जो है ये क्या है, इनॉग्रेट की गई थी कब? 12 मार्च 1954 में पहली बार इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये वैसे तो जो सेटअप की गई थी, ये एक शुरू में तो ऑटोनोमस बॉडी थी, मगर बाद में इसको क्या नाम है, इसको रजिस्टर्ड करा दिया गया था एज ए सोसाइटी जनवरी 1956 में। किसके अंडर? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर कराया गया था। जो साहित्य अकेडमी है, ये एक आपका नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, यानी कि लेटर्स, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स यानी विद्वानों की एक तरह से अकेडमी, जिसमें बड़े बड़े लिटरेचर के ज्ञाता आपके मतलब उनका समागम होता है, मिलते हैं वो और मतलब अपने थॉट्स को क्या नाम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और एक प्राइज सेरेमनी होती है। इस तरह का ये बहुत बड़ा एक तरह की इवेंट होती है। ठीक है, इसमें जो कि 24 इंडियन लैंग्वेज को एक तरह से क्या है, उनको प्रेजेंट किया जाता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश। इंग्लिश को भी इसमें जगह दी गई है। ठीक है, अब जो ये है इसमें जो है 24 अवार्ड, क्योंकि 24 लैंग्वेज है और 24 लैंग्वेज में से हर एक लैंग्वेज को अवार्ड दिया जाएगा हर साल। लिटरेचर में, जो लिटरेचर में वर्क किया जाता है और लैंग्वेज के बेसिस पे वर्क किया जाता है। जैसे कि किसी ने इंग्लिश में बुक लिखी और वो इंग्लिश में जो बुक लिखी, उनका जो बुक है वो यूनिक है, वो एकदम एमिनेंट है, तो उनको वो प्राइज़ दिया जाएगा लिटरेचर का, इंग्लिश में प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है अच्छी तरह से। और जितनी आपकी लैंग्वेज है उतने ही आपकी इसमें लिटरेचर में अवार्ड दिया जाता है। तो और ट्रांसलेशन में भी, लिटरेरी ट्रांसलेशन में भी ये इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो इसमें जो है क्या नाम है, ये एक चीज़ होती है लिटरेचर एक्सचेंज प्रोग्राम। लिटरेचर एक्सचेंज प्रोग्राम में ये होता है कि आपके लिटरेचर का एक्सचेंज होता है कि मान लीजिए जैसे कि दूसरी कंट्रीज है, जो वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज है, वो इसको दूसरी जो लैंग्वेज है उनको प्रमोट करने के लिए एक तरह से लिटरेचर का एक्सचेंज किया जाता है, जिससे कि एक दूसरे की कंट्री का जो लिटरेचर है, जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, उसके बारे में वो पता लगे। साहित्य अकेडमी को देख सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो आपका ये पूरा पिक्चर दिख रहा है साइड में, राइट हैंड साइड में, ये आपका वो अवार्ड होता है। ठीक है, जो लिटरेरी अवार्ड होता है। तो इसलिए बोला जाए सेकंड हाईएस्ट ऑनररी और लिटरेरी अवार्ड है ये इंडिया में। ठीक है, ये साहित्य अकेडमी का किसके बाद? ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल हमारा अल्ट्राथिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म के बारे में है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वर्ड जान लेते हैं अल्ट्राथिन के बारे में। और थिन से तो हम जानते हैं कि पतला होता है। ठीक है, अल्ट्रा मतलब बहुत ही ज्यादा पतला। ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। प्रोटीन मीन्स आप जानते हैं जो प्रोटीन क्या अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन आप सभी जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या क्या होता है? प्रोटीन आपके लेंटिल्स में होता है, जो दाल होती है। ठीक है, ग्रेन वाली जो भी चीजें होती है खाने की, उनमें समय आपका क्या होता है कि प्रोटीन होता है। आपके मांस मछली जो भी होता है आपके, यानी कि नॉन वेज में आपका प्रोटीन होता है। और जैसे पनीर हो गया, और भी कई सारे आपकी चीजें होती है जिनमें प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस प्रोटीन का, डिफरेंट प्रोटीन को यूज करके
फ़िल्म क्रिएट की गई है और उसमें काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिला है। इसके फीचर्स ये बहुत ही पतली है और इसका बायोडिग्रेडेबल होगी है, इसमें ये चीज़ बोली गई है। तो यहाँ पे यही बोला कि साइंटिस्टों ने क्या किया है कि अल्ट्रा थिन हेटेरोप्रोटीन फ़िल्म को एक तरह से डेवलप किया, उसमें बहुत ज़्यादा आपका एक्सीलेंट वर्क को शो किया है। तो उसमें क्या ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह की, जैसे थर्मल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो पीएच वैल्यू है, ये बहुत ही ज़्यादा उसकी स्टेबल है। ठीक है, इसमें ये बोला है कि एक तरह से अगर ये चीज़ स्टेबल रहती है, जैसे उसकी थर्मल प्रॉपर्टी स्टेबल रहती है, जैसे कि अब मान के चलिए, जैसे कि वो पॉलीथीन होती है, कोई फिल्म होती है, वो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है कि थोड़ा सा उसकी डेंसिटी मतलब चेंज हो जाएगी, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी टेम्परेचर, मगर इसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो एक तरह से स्टेबल फॉर्म में देखने को मिलती है, पीएच वैल्यू भी स्टेबल देखने को मिलती है। तो इसमें यही बोला गया है कि बायोमेडिकल फील्ड में और आपको फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप ये फ्रूट्स देख रहे होंगे, तो ये अल्ट्रा हेट्रोप्रोटीन फिल्म जो बनी है उसकी एक तरह से यहाँ पे पैकेजिंग की गई है कि उसको ढका गया प्रिजर्व करने के लिए, जो भी आपका फूड वाला आइटम है, यानी कि बायोमेडिकल में इसका अच्छे खासा यूज किया जा सकता है। और फूड स्ट्रक्चर में वो सॉरी फूड का जो आपका सेक्टर है, तो उसमें तो यूज यूज किया ही जा सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर प्रोटीन की बात हुई है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अभी इसके बारे में जानेंगे कि प्रोटीन एक तरह का दो टाइप का होता है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको बोल रहे हैं, दो टाइप के, जो ये आपका अल्ट्रा हेट्रो प्रोटीन फिल्म है, ये दो टाइप के प्रोटीन को आपका अपने अंदर समाहित रखती है। कौन कौन से दो टाइप के प्रोटीन है? ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब जो ग्लोबुलर रहता है मतलब स्फेरिकल शेप में होगा, एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होगा, मगर स्फेरिकल फॉर्म में, अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल फॉर्म में होगा, तो उसी को ग्लोबुलर आपका प्रोटीन बोल रहा है। तो इसमें कौन कौन से प्रोटीन है? एक तो बीएसए प्रोटीन होगा और एक आपका एल वाई एस। बीएसए और एल वाई एस की फुल फॉर्म क्या है? बीएसए जो है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन है, और आपका एल वाई एस है लाइजोजाइम है। ये दो प्रोटीन है। बोवाइन जो आपके पशु होते हैं, जैसे काऊ का जो प्रोटीन होता है, काऊ से हमें जो प्रोटीन मिलता है, ठीक है, उसको ही बोला गया बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, बीएसए। अब ये दोनों को ऐड करके, जैसे यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे, बीएसए को, बीएसए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ये आपका स्फेरिकल फॉर्म में होगा, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया। ठीक है, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा स्फेरिकल फॉर्म में होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक आपका कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं बीएसए एलवाईएस कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। ठीक है, अब इसको एक तरह से हम क्या करते हैं, पतली इसकी प्रोटीन की मिक्सअप करके, इस कॉम्प्लेक्स की मिक्सअप करके पतली प्रोटीन की एक लेयर बना दी जाती है, जो इतनी पतली होती है, बहुत ही ज्यादा पतली। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। ठीक है, मोनोलेयर बन जाती है। कौन सा मेथड इसमें यूज किया जाता है? लैंगम्यूर बोलकेट ट्रफ मेथड इसमें यूज किया जाता है। देखिए, हमें अंदर ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं कि लैंगम्यूर बोलकेट मेथड, ब्लोकेट मेथड कौन सा है और क्या इसका वर्क है, क्योंकि हमें इतना जानने की जरूरत नहीं। बस हमें इतना जानने की जरूरत है कि ये आपका कौन सा प्रोटीन हम कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका सिंथेटिक प्रोटीन है, ये नेचुरल प्रोटीन है? जी हाँ, नेचुरल प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे, और हम अल्ट्रा थिन इसकी ये थिकनेस है, बहुत ही ज्यादा कम थी है, यानी कि नैनो लेवल पे है, नैनो लेवल पे है। नैनो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ये लेवल, नैनोमीटर लेवल पे इसकी वो है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिल्म थिकनेस इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। ठीक है, अब जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये स्फेरो प्रोटीन भी बोल दो, ये क्या होता है? स्फेरिकल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसके ये एक तरह से कॉमन प्रोटीन ही इनको कहा जाता है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, थोड़े से आपके पानी में घुल जाते हैं। जबकि एक टाइप का प्रोटीन होता है जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, वो आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन भी उसको हम बोलते हैं, कि फाइबर होता है, फाइबर की तरह की मेम्ब्रेन बनती है, मेम्ब्रेन टाइप बनती है। तो जो फाइबर होता है, जो रेशे टाइप होता है, तो वो क्या, पानी में सोल्यूबल नहीं होते, यानी कि वाटर इनसोल्यूबल वो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसके बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट तो एक हमने जान ही लिया कि दो बेनिफिट जाने। एक तो उसका बायोमेडिकल इंडस्ट्री में यूज, और फूड इंडस्ट्री में इसका पैकेजिंग में बहुत बड़ा यूज है, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हो। तो बहुत पतले होता है, वेरी वेरी थिन होता है। एक तो इसी, ये प्लास्टिक फिल्म इनकी बन सकती है, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट और थिन रहते हैं, फ्लेक्सिबल ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इस प्रोटीन के जो फिल्म बनाई जाती है, जिस प्रोटीन से फिल्म बनाई जाती है, इसमें बहुत सारे
मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इसी वजह से मॉडिफिकेशन की वजह से ये सूटेबल हो जाता है कि आपका एक तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और उससे आसानी से एक पतली लेयर बना के हम जो पॉलिथीन या फिल्म बनाते हैं उसको हम आसानी से दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी यूज किया कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपकी ये है क्या नाम ये जो फिल्म होती है बहुत ही स्टेबल होती है, बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल फॉर्म में ये बहुत ही स्टेबल होती है। ठीक है। और ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें पैरामीटर्स होते हैं उनका अल्टरेशन भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, किसको, फैटी एसिड्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जैसे ग्लिसरॉल, स्टार्च, जिलेटिन, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसमें, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में, जो आपका बीएसए प्लस LYS, बीएसए। ठीक है। बोवाइन आपका जो हमने पढ़ा था, बोवाइन का जो प्रोटीन है, ठीक है, बोवाइन एल्ब्यूमिन है। ठीक है। ये तो लाइसोजाइम है। ठीक। दूसरे वाला इन दोनों को मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके साथ हम क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को कंबाइन कर देते हैं, जिससे कि जो फिल्म बनेगी वो फ्री स्टैंडिंग फिल्म हो, यानी कि एक तरह से स्टेबल हो और आपका उसका कोई डाइवर्स इफेक्ट देखने को ना मिले। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। अगर बात चल रही है तो इसमें यहाँ पे वर्ड आया प्रोटीन, तो क्वेश्चन कुछ भी कैसे भी पूछा जा सकता है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किस चीज से मिलकर बने होते हैं, ये एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं जो डिफरेंटली अरेंज रहते हैं, यानी कि उसको डिफरेंट ग्रुप में अरेंज किया जाता है। देखो ये रहा आपका एमिनो एसिड, ये आ रहा आपका एल्के, जैसे कि CH3 हो गया, यानी कि CH2CH3 हो गया, इस तरह का ग्रुप है। ठीक है। साइड चेन ग्रुप है। ठीक है। यहाँ पर CH ये कार्बन मोलिक्यूल से अटैच रहता है, एमिनो ग्रुप NH2, और ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, जो आपका जैसे कि CH3COOH, ये आपका आपका क्या हो गया, आपका एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है। इस तरह से ये आपका एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें यही बोला गया है, जो इसका फंडामेंटल एमिनो एसिड का सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक रहता है, और जो इसका अरेंजमेंट है वो आपका क्या रहता है कि कंट्रोल किया जाता है डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये दो टाइप का होता है, एक तो फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि इंसोल्युबल होता है वाटर में, और लंबा रहता है। देखिए आप ये लंबा देख रहे होंगे, लंबी फॉर्म में देख रहे होंगे। इनको इंटरट्वाइन किया जाता है, ये बुन दिया जाता है, क्योंकि रेशे है और रेशे बुन दिया, जैसे कि बाण होते हैं, खाट की जो रस्सी होती है, आपकी जो कोट होती है, रस्सी होती है, वो क्या होते हैं, रेशे को बुन दिया जाता है, फाइबर को इंटरट्वाइन किया जाता है, बुन 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 के उनको एक लंबा रेशा बना दिया जाता है जो कि ज्यादा मजबूत है। दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, होता है ग्लोबुलर प्रोटीन आपको सोल्यूबल रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, साइज में छोटा रहता है। देखिए लगभग स्फेरिकल फॉर्म में है ये। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे प्रोटीन के, ये सारी जितनी भी चीजें इसमें आप देख रहे हो प्रोटीन की है सारी चीजें। ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा भारत गौरव स्कीम के बारे में। देखिए भारत गौरव स्कीम क्यों न्यूज में आई, तो यहाँ पे अभी इसलिए न्यूज में आई कि जो आपकी इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है, अभी तक जितनी भी ट्रेनें होती है सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर होती है। तो अभी क्या है, यहाँ पे प्राइवेट ट्रेन का कंसेप्ट आया है, जो इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है भारत गौरव स्कीम के जो अंडर बनी है, उसको हरी झंडी दिखाई गई, और कहाँ से चली, कोयम्बटूर से चली है। ठीक है। कोयम्बटूर से चली है। तो इसलिए न्यूज में आया, भारत गौरव स्कीम इसलिए न्यूज में आया। अब क्यों न्यूज में आई है, इसमें क्या होगा वो हम पढ़ रहे हैं। ये कौन कौन सी चीजों को कवर की, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है जो आपके कल्चरली आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके डेस्टिनेशन तो उनको कनेक्ट किया जाएगा एक रोड से, जिसको आपका या आपका ये बोला जाएगा टूरिज्म सर्किट के फॉर्म में बोला जाएगा। ठीक है। जिन पर आपके पैसेंजर जा सकेंगे, और जितने भी आपके हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रूट्स है वो स्टेशन से उनको विजिट कर सकेंगे वो। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया। तो आप यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे, ये प्राइवेट ऑपरेटर इसको डिटरमाइन करेंगे कि इसका रूट कौन सा होगा और इसका फेयर क्या होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका एक रूट हो गया, ये रूट हो गया। ठीक है। ये रूट हो गया, इधर ये वाला रूट हो गया, इधर ये वाला रूट हो गया, यहाँ पे ये वाला। तो ये पूरा रूट जो आपका टूरिज्म सर्किट है उसको उससे उस रोड पे ये ट्रेन चलेंगी। ठीक है। ये आप देख ही रहे होंगे, इसमें जो टूरिस्ट सर्किट है उस पे ट्रेन चलेगी। ये पहली भारत की प्राइवेट ट्रेन है जिसके अंडर है भारत गौरव ट्रेन, इसका नाम एक तरह से कह सकते हैं। कोयम्बटूर से शिरडी के लिए ये फ्लैग ऑफ की गई है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी। ये थर्ड सेगमेंट का टूरिज्म की वो है। देखिए अभी तक क्या होता था, जितनी भी ट्रेनें होती थी, जो भी रेलवे होती थी, वो या तो पैसेंजर ट्रेन होती थी या आपकी गुड्स ट्रेन होती है, जो मालगाड़ी होती है। दो टाइप की ट्रेनें चलती है, एक तो आपकी पैसेंजर ट्रेन चलती है,
और काफी मालगाड़ी चलती है जो माल को इधर से उधर ले जाती है। मगर तीसरी टाइप की कोई ट्रेन नहीं चलती। मगर आपके थर्ड सेगमेंट में क्या बोला है कि थर्ड सेगमेंट या थर्ड टाइप की जो ट्रेन है वो टूरिज्म के लिए चलेगी। अभी ऐसी कोई ट्रेन नहीं चलती जो टूरिज्म के लिए चलती हो स्पेशल। तो ये वाली जो ट्रेन है भारत गौरव स्कीम के अंदर जो ट्रेन चलाई गई है वो टूरिज्म के लिए स्पेशली। अब ये नहीं कि पर डे चलेगी जो रेगुलर ट्रेन की तरह पर डे चलेगी, नहीं नहीं, ऐसा पर डे नहीं चलेगी। ये इसका स्पेशल एक तो रूट होगा और दूसरा स्पेशल डेज होंगे कि किस किस दिन ये चलेंगी और कहाँ से चलेगी कहाँ तक पहुंचेगी। जैसे हम यहाँ पे इसमें करें कि अगर रामायणा जो सर्किट है, रामायणा सर्किट में जो बड़े बड़े वो है आपके स्टेशन है रामायणा के, जो इम्पोर्टेंट है राम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सबको ये जोड़ेगी। ये आपका रूट देख ही रहे होगे कि यहाँ से चला, ये रूट हो गया। ये जो रेड रेड डॉट लगे हुए हैं वो सब आपके सारा जोड़ रहा है, इधर श्रीलंका में जाके खत्म होता है, अयोध्या से शुरू होगा और श्रीलंका में जाके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब जो आईआरसीटीसी इसको चलाएगी, रामायण सर्किट एक्सप्रेस जो है, रामायण एक्सप्रेस जो है उसको आईआरसीटी और प्लस प्राइवेट प्लेयर इसको मिलके चलाएंगे। अब ये थीम बेस्ड एक तरह से ट्रेन होगी। थीम बेस्ड ट्रेन कैसे है? अगर देखो आपकी थीम है गुरु नानक जी पे रिलेटेड, तो जितने भी गुरु नानक जी के आपके सेक्रेड प्लेसेस है जहाँ पे गुरु नानक जी ने अपनी उपदेश दिए, जहाँ पे उन्होंने अपनी साधना की, जहाँ पे उन्होंने किसी पंथ की स्थापना की, जितने भी पॉइंट, जितने भी आपके हिस्टोरिक प्लेस है जो गुरु जी से, गुरु नानक से रिलेटेड है, उन सबको कनेक्ट करेगी। तो वही थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट या इसीलिए बोला गया है कि वो थीम के ऊपर चलेगी। अगर जिसका जैसे ट्रेन का नाम रख दिया गुरु कृपा, तो ये वो सारे प्लेसेस को कनेक्ट करेगी जो गुरु नानक जी से रिलेटेड है। अगर रामायण थीम ट्रेन है तो उसमें वो सारे प्लेसेस कनेक्ट किए जाएंगे जो राम जी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इस स्कीम का क्या क्या बेनिफिट होगा? ये स्कीम का बेनिफिट यही होगा कि ये हेल्प करेगी जो इंडिया का रिच हेरिटेज कल्चर है उसको समझने में हेल्प करेगी लोगों की, यंग स्टूडेंट्स की, यंग माइंड्स की समझने में, कि एक तरह से अपने देश के कल्चर को जानने का मौका मिलेगा। और ये जो बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनको आदमी उनसे रूबरू हो पाएंगे। इसमें ये है कि जो इंडिया के अंदर बहुत सारा टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको एक तरह से फैच किया जा सकेगा, मतलब उसको अर्जित किया जा सकेगा। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, पैसा आएगा, लोग जानेंगे, हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी। और अगर गवर्नमेंट ने इस चीज से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम चलाई? स्वदेश दर्शन स्कीम चलाई, जो कि पूरी तरह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। दूसरे प्रसाद स्कीम, प्रसाद की फुल फॉर्म है कि नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में चलाई थी। इसका काम यही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जितने भी हमारे पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है उनका सही से डेवलपमेंट हो। एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है जिसमें जो मतलब जो बुद्धा जी के जितने भी सेक्रेड प्लेसेस थे उन सबको कनेक्ट करेगी। और ये हर साल अल्टरनेटिव ईयर्स में ऑर्गेनाइज की जाती है। देखो अपना देश इनिशिएटिव में सिटीजन्स को क्या किया जाता है, पूरी कंट्री घुमाया जाता है, एक्सप्लोर कराया जाता है, जो हमारे इंडिया के वंडर्स हैं उनको दिखाया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में। देखिए ये क्यों न्यूज में है, इंडिया ने अभी क्या किया है कि जो नाइट ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है किसका, जो आपकी सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज यानी एसआरबीएम मिसाइल है, जिसका नाम पृथ्वी सेकंड है। पृथ्वी सेकंड एक तरह से एसआरबीएम यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो एक तरह के, जैसे मान लो रॉकेट है, रॉकेट के हेड पे आप न्यूक्लियर हेड को लेके जा सकते हो। ठीक है, वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है शॉर्ट रेंज, जैसे कि आपकी 350 किलोमीटर के अंदर की रेंज की, जो 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वार हेड को, न्यूक्लियर वार हेड को ले जा सकती है, वो शॉर्ट रेंज कहलाती है। शॉर्ट रेंज होती है, मीडियम रेंज होती है और आपकी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल होती है। तो अगर आप बात करें इसके बारे में, तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो आपकी अग्नि 4 है, इसका एडवांस वर्जन है, वो इंटरमीडिएट रेंज है यानी मिडिल उसकी रेंज है, जिससे उसे ट्रेवल कर सकती है 4000 किलोमीटर तक। ये आप देख रहे होंगे पृथ्वी की, जो ये इमेज देख रहे होंगे इसकी मिसाइल की, जो ये वाला पोर्शन होता है ये आपका वार हेड इस पे लगा होता है, न्यूक्लियर वार हेड इस पे लगा होता है। अगर इसकी बात करें डायमेंशंस की और इसकी रेंज की, जो इसकी स्ट्राइक रेंज है, कहाँ तक ये मार कर सकती है, 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और कितने केजी तक ये लेके जा सकती है, वार हेड कैपेसिटी के 500 से 1000 केजी तक ये लेके जा सकते हैं, 1 टन तक। और इसकी जो हाइट है 9 मीटर है, 2030 में 3 में वैसे इंडक्ट कर दी गई थी। ठीक है, आगे
आगे बढ़ते हैं इसके हाइलाइट्स के बारे में जो जानते हैं। पृथ्वी सेकंड जो है एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड आपकी सरफेस टू सरफेस, ये चीज़ ध्यान रखने वाली जरूरी कि ये पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, ये एयर टू एयर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की वाली बात है। तो क्योंकि सरफेस टू सरफेस ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है, ये पृथ्वी सेकंड इंडिजीनियसली डेवलप की गई, यानी कि अपने देश में सब कुछ अपने देश में डेवलप किया गया। इसकी जो रेंज वो 250 से 350 किलोमीटर और वार हेड की तरह ले जा सकती है 1 टन तक। तो पृथ्वी सेकंड है सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल का मतलब है कि एक ही टाइप का इसमें फ्यूल यूज हो रहा है, जो कि लिक्विड फ्यूल यूज हो रहा है। जैसे कि कोई लिक्विड गैस होगी तो उसको लिक्विफाई करके उसको यूज किया जा रहा है, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज नहीं हो रहा है। और एक ही स्टेज में इसका फ्यूल का बर्निंग वर्निंग सब चीज़ होती है, तो इसलिए इसे सिंगल स्टेज बोला गया है। और इसकी कैपेबिलिटी का हम डिस्कस कर चुके हैं, 500 से 1000 केजी तक ये लेके जा सकती है। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन की वो रहती है कैपेबिलिटी। प्रिसीजन से मतलब है कि आपने जैसे कि आप अगर तीर मारते हो किसी निशाने पे, एक तो यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो अगर आपको मार इस पर अटैक करने के लिए गए, टारगेट को हिट करने के लिए कहा जाए, तो देखो आपको सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है, तो आसानी से निशान लगा सकते हो। अगर मैं कहने लगूँ यहाँ पे अब इन दोनों में निशान लगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं कहने लगूँ इन दोनों में निशान लगा, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं कहने लगूँ कि इस वाले जो बीच वाले पॉइंट पे निशान लगाओ, तो और मुश्किल हो जाएगा निशाना। अगर मैं कहने लगूँ बीच वाले पॉइंट के बगल में जो पॉइंट है उस पे निशान लगाओ, तो अब और भी टफ हो जाए। तो कहने का मतलब ये होता है प्रिसीजन, कि आप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट आपको हिट करना है, सिर्फ उसी को टारगेट करो, है ना। तो वो होता है प्रिसीजन, यानी बहुत बारीकी से आप उसको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि डिस्टिंग्विश कर लेते हो बहुत दो छोटी टारगेट के बीच में। तो यही है आपका वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन की। और इसमें एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसका नाम एडवांस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है। इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम वही होता है जैसे कि आपने मिसाइल यहाँ से लॉन्च की, और वो मिसाइल ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे, ये कोई आपका टारगेट है, यहाँ पे हिट करना है। तो इसमें ऐसे सिस्टम लगे होते हैं जैसे कि एक आपका एक्सीलेटर लगा होता है, ठीक है, जायरोमीटर लगा होता है। वो आपकी पोजीशन, स्पीड कितनी है मिसाइल की, जो टारगेट है उसकी स्पीड कितनी है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम में बताई जाती है। तो ये मिसाइल जो है अपने आप को उसी डायरेक्शन में लेके जाती है, यानी कि सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है जैसे कि आपका टारगेट फॉलो करता है। ठीक है, शुरू में तो इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने की कोशिश नहीं इंडक्ट किया गया, मगर बाद में इसे इंडियन आर्मी के लिए भी अलाउ कर दिया गया। ठीक है, ये फर्स्ट मिसाइल जो डेवलप हुई है किसके अंदर डेवलप हुआ, आईजीएमपीडी का। आईजीएमडीपी का मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पृथ्वी मिसाइल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये इसका जो डेवलपमेंट है 1983 में शुरू कर दिया था। इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल है। पहली बार इसे टेस्ट किया गया था 1988 में, कहाँ से, श्रीहरिकोटा सेंटर से। सतीश धवन जो आपका श्रीहरिकोटा आपका जो सेंटर है, ठीक है। इसकी रेंज 1500 से 300 किलोमीटर है। अब जो इसके नवल वेरिएंट है, यानी कि पृथ्वी वन पृथ्वी थ्री, ये जो मिसाइल है पृथ्वी वन पृथ्वी क्लास मिसाइल है, नवल नवल वेरिएंट है। ठीक है, इनका कोड नेम आपका धनुष रखा गया है। ठीक है, इसमें प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है, सोवियत सी यूज की गई है, यानी कि सोवियत अब जो अभी रशिया है उसकी टेक्नोलॉजी को यूज किया है प्रोपल्शन के लिए इसके। उसका नाम है सोवियत SA-2। SA-2 का यहाँ पे मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो किस तरह से इसका उद्गम हुआ, यानी कि आपका यानी ये इसमें डेवलपमेंट हुआ। पहले आपका प्रहार बना, फिर पृथ्वी 2, फिर नेवी के लिए बनाया गया धनुष, फिर पैड, फिर आपका PDB। ठीक है, अब ये सोवियत SA-2 सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1950s में डेवलप की गई टेक्नोलॉजी है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, पहली बार सोवियत यूनियन ने सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप की। उसके बाद ये मिसाइल बैटलफील्ड में यूज की गई। ये आपका न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकती है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एज ए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की फॉर्म में। जो पृथ्वी वर मिसाइल है, उसको सर्विस में, जो इंडियन आर्मी की सर्विस है उसमें इंडक्ट किया गया 1994 में। इसमें क्या है, प्रहार जो मिसाइल है, क्योंकि आप पीछे पीछे पिक्चर में देखिए, पहले तो प्रहार मिसाइल थी, और पृथ्वी वन जब आ गई तो ये तो आपकी ऑब्सोलेट हो गई। तो इस पे
ये लेटेस्ट होगी उसके लिए। तो प्रारंभ मिसाइल को इसने रिप्लेस कर दिया पृथ्वी पर ने। पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल आई उसके बाद ये 1996 में इंडक्ट की गई। ठीक है, और पृथ्वी थर्ड मिसाइल ये इसकी ओर एक्सटेंडेड रही थी 350 किलोमीटर तक, और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था 2004 में। यहाँ पर आप देख रहे होगे फिगर में सोवियत SA-2 यानी सरफेस टू एयर मिसाइल का पिक्चर आप देख रहे होंगे। तो अब पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो इसका कंसेप्ट है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में जान लेते हैं। जो आईए है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम है। ठीक है, इसे 1982 से 83 में शुरू किया गया था। किसकी लीडरशिप में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में, उनके अंडर वो चेयरमैन थे इस प्रोग्राम के, जिसे हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट कब हुआ? 2008 में कंप्लीट हुआ। हमारी जो 5 मिसाइल इस प्रोग्राम के अंडर डेवलप की गई, वो पृथ्वी जो कि सरफेस में बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि जो मीडियम रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, त्रिशूल शॉर्ट रेंज की लो लेवल की सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर तक, और नाग ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगॉट, ये एंटी टैंक मिसाइल है। यानी कि चला के भूल जाइए और ये अपना काम तमाम कर देगी। ये यहाँ पर आप पिक्चर में भी इसको देख रहे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर